नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में 56,354 पदों पर बड़ी भर्ती की तैयारी में सरकार, बताएंगे लेटेस्ट अपडेट। 7 मार्च को मनाया जाएगा होलिका दहन का पर्व, इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा। बढ़ सकता है शेयर मार्केट का ट्रेडिंग टाइम, बाजार के कारोबार का समय दोपहर 3:30 बजे से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। हरियाणा में NIA की रेड, गुरुग्राम, नारनौल, सिरसा, सोनीपत पहुंची टीमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना का आर्म्स सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस और नीरज भवाना का आर्म्स सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही। बर्खास्त हेड कांस्टेबल की पानीपत SP को चेतावनी, आशीष बोला माफी नहीं मांगी तो RTI के माध्यम से पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। अभय चौटाला के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास, स्पीकर बोले वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। गैंगस्टर चीकू को साथ ले गई NIA, नारनौल के गांव मोहनपुर में पहुंची थी टीम, रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी की गई दबिश। भव्य बिश्नोई ने विधानसभा में उठाया आदमपुर के मुद्दे, नहरी पानी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखी मांग, बोले सरकारी अस्पताल की स्थिति भी ठीक नहीं। हरियाणा में जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी 550 इलेक्ट्रिक बसें, CM खट्टर ने की घोषणा। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूरे हरियाणा में लगेंगे विशेष कैंप, 24 से 26 फरवरी तक उठा सकते हैं इसका फायदा। और अब खबरें विस्तार से। अपडेट। नारनौल में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, प्रदेश में रात सबसे ज्यादा। आगे ऐसा रहने वाला है मौसम का ताजा हाल। हरियाणा से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ व प्रति चक्रवात के कमजोर होने के चलते मंगलवार को दिन भर हवाओं की दिशा बदलती रही। इस कारण से कहीं तापमान में बढ़ोतरी हुई तो कहीं गिरावट दर्ज की गई। वहीं नारनौल में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 25 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। तब तक दिन व रात के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। हालांकि आज धुंध का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो कि फसलों के लिए लाभकारी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है, साथ ही प्रति चक्रवात भी कमजोर पड़ रहा है। इस कारण से बार बार हवाओं की दिशा बदलती रही है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। इसी वजह से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। एक ही दिन में 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, मगर कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक रहा। दिल्ली जॉब्स अपडेट। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में आई भर्ती। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा यानी VPCI में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी आवेदन भेजना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आप भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 फरवरी 2023 तय की गई है। काउंसलर के पदों के लिए आवेदक साइकोलॉजी या फिर समाज कार्य में स्नातक पास होने चाहिए। तो वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए व कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष व साथ ही काउंसलर के पदों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू व दस्तावेज सत्यापन के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। दीपेंद्र पर धनखड़ का पलटवार, कहा छोटे और बड़े दामाद ने कौड़ियों के भाव बिकवाई थी किसानों की जमीन। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया है। धनखड़ ने कहा कि पूरा देश जानता है कि हुड्डा शासनकाल में हरियाणा के अंदर किस तरह से छोटे और बड़े दामाद ने किसानों की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव में बिकवाया था। पूरी कांग्रेस प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर इलाके की जमीन को धनपतियों के यहाँ पहुँचाने का काम कांग्रेसियों ने किया था। धनखड़ झज्जर में भट्टा एसोसिएशन की बैठक में शिरकत करने आए थे। यहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कही। पूर्व CM हुड्डा द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर OPS लागू करने वाले बयान पर धनखड़ ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने में कठिनाई नहीं होती। सभी को पता है कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। वह कर्ज आज तक भी किसानों पर यूं का यूं ही बरकरार है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी व INLD को झटका। हरियाणा SSC के पूर्व चेयरमैन ने पकड़ा हाथ। हुड्डा की उपस्थिति में पूर्व MLA ने ली सदस्यता। हरियाणा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी यानी आप और इनेलो को बड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में दोनों राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें हरियाणा SSC के पूर्व अमीरचंद चावला का नाम भी शामिल है। साथ ही पूर्व विधायक रमेश गुप्ता ने भी अपने समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा इनेलो किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष महिपाल राणा और मेयर का चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के संदीप गोयल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का राज्य में कुनबा बढ़ रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी JJP की गठबंधन सरकार संयुक्त रूप से राज्य को लूटने का काम कर रही है। जनता इनके 8 से 10 साल के कार्यकाल से तंग आ चुकी है। आने वाले चुनाव में इनके परिणाम सामने आने लगेंगे।
में भिड़े चाचा भतीजा। हिसार एयरपोर्ट की जमीन पर दुष्यंत चौटाला से बहस। अभय चौटाला के खिलाफ प्रिविलेज मोशन 2 दिन के लिए निष्कासित। हरियाणा बजट सत्र 2023-24 के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान चाचा अभय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर आमने सामने हो गए। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पोस्टर छपवाए और भू माफिया खड़ा किया, जिन्होंने वहां जमीनों की खरीद फरोख्त की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उसे झूठा करार दे दिया। इसके बाद अभय चौटाला के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से भी तीखी बहस हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ सदन में प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई की गई। साथ ही नेम करते हुए सदन से 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। विधायक अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि हिसार एयरपोर्ट के आसपास की जमीनें कंपनियां बनाकर सरकार के लोगों ने करोड़ों के भाव में खरीद ली। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कें तक बंद कर दी गई। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि 7,200 एकड़ सरकारी भूमि है जो विभिन्न विभागों से ली गई है। अभय चौटाला के सवाल पर उन्होंने कहा, यदि उनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत है तो वो उसको लेकर आए, उसकी जांच कराई जाएगी। इस पर अभय चौटाला ने दुष्यंत पर पर्सनल आरोप भी लगाए कि उनकी कंपनी ने जमीन खरीदी है। दुष्यंत ने कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो अभय चौटाला के खिलाफ वे प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। विवाद बढ़ने पर यह कार्रवाई भी कर दी गई। संगठन की लिस्ट फिर लटकी। विरोध को देखते हुए हाईकमान का बड़ा फैसला। उदय भान ने बुलाई हाथ से हाथ जोड़ो की मीटिंग। हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट फिर से अटक गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC की लिस्ट को लेकर हो रहे विरोध पर हाईकमान ने फैसला किया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने दावा किया था जल्द ही प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरे गुट के नेताओं ने लिस्ट में कई नामों पर आपत्ति जता दी है। अब संभावना यह जताई जा रही है कि अधिवेशन के बाद ही आलाकमान इस पर फैसला लेगा। रायपुर अधिवेशन से पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश, जिला व ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी होनी थी। अभी हरियाणा में कांग्रेस संगठन के नाम पर एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। गुटबाजी के कारण पिछले 8 सालों से संगठन विस्तार तक नहीं हो पाया है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ही संगठन चल रहा है। एक पूंजी वर्कशॉप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पराली किसानों के लिए लायबिलिटी के बजाय बनेगी एसेट। पंजाब में पराली का कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। एक जर्मन कंपनी अकेले ही 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक पराली की खपत CNG बनाने के लिए कर रही है। जर्मन कंपनी ने 47,000 एकड़ खेतों में पराली को आग लगाने की समस्या को खत्म कर दिया है। वहीं कई कंपनी इसका उपयोग ईंधन के तौर पर तो कोई चारे के तौर पर कर रही है। ऐसे में पराली लोगों के लिए एक लायबिलिटी की बजाय एसेट के तौर पर बदल रही है। ये बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में एक वर्कशॉप के दौरान कही। मोहाली में पराली एक पूंजी वर्कशॉप का आयोजन पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने किया था। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पहुंची SGPC की 5 मेंबरी कमेटी। गुरुद्वारा छठी पातशाही में घटना के लिए जानकारी। कहा भाजपा सरकार सिखों को लड़वा रही है। पंजाब के अमृतसर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC द्वारा गठित कमेटी मंगलवार को कुरुक्षेत्र पहुंची। टीम सबसे पहले कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में उस जगह पर पहुंची जहां मुख्य गोलक है और ताला लगाया गया है। इसके बाद से सिख मिशन के ऑफिस में पहुंचकर मुख्य कार्यालय और SGPC मिशन के कार्यालय में जिस जगह ताला लगाया गया है पूरी घटना को जाकर देखा। इस मामले में बीते दिन दोनों राज्यों के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों की आपस में झड़प हुई थी, जिसमें पंजाब के सिख गुरुद्वारा कमेटी के 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में पहुंचने से पहले 5 मेंबरी टीम ने माथा टेका और उसके बाद पल पल की घटना की जानकारी ली। टीम ने कहा कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार सिखों को लड़वा रही है और जिस तरह से गुरु घर की गोलक पर कब्जा किया गया है, गुरु घर की मर्यादा को तार तार किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कब्जा करवाने में प्रदेश सरकार का हाथ है। IAS कुल्लर की हरियाणा वापसी। ब्यूरोक्रेसी में हलचल, CMO में तैनाती के हैं आसार। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IAS राजेश कुल्लर की वापसी को लेकर हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुरोध के बाद मूल कैडर में वापसी होने के बाद अब उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर भी चर्चाएं आरंभ हो गई है। संभावना यह जताई जा रही है कि CM उन्हें CMO में बड़ी जिम्मेदारी देंगे। हालांकि लंबे समय से खाली चल रहे हरियाणा में वित्तायुक्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। आपको यहाँ पर बताते चले कि सीनियर IAS कुल्लर 26 अक्टूबर 2020 से अमेरिका में बतौर वर्ल्ड बैंक कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन मंत्रालय की मंजूरी के बाद मूल कैडर हरियाणा में उनकी वापसी हो रही है। हालांकि वर्ल्ड बैंक में उनकी नियुक्ति 3 सालों के लिए हुई थी, लेकिन केंद्र ने हरियाणा CM के अनुरोध पर उन्हें पहले ही बुला लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा खुल्लर को जब वर्ल्ड बैंक भेजा जा रहा था तब खुल्लर हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव थे। मनाया जाएगा होलिका दहन का पर्व, इस शुभ मुहूर्त में ही करें पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले ही दिन रंगों वाली होली होती है। इस साल होलिका दहन के लिए काफी कम समय तक इस शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल के दौरान किया जाने वाला सबसे अच्छा माना जाता है। इस तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा प्रबल रहता है, इसी वजह से भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 7 मार्च 2023 को है। इसके साथ ही 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये शाम 6:24 से लेकर 8:51 तक रहेगा। यह कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी।
5354 पदों पर बड़ी भर्ती की तैयारी में सरकार। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को संबोधित करते हुए बताया कि विभिन्न सरकारी विभाग के लगभग 1,06,000 उपस्थित कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। वक्त पर वेतन देने के साथ साथ EPF, ESI और श्रम कल्याण से जुड़े सभी वैधानिक अनुपालकों का ध्यान रखा जा रहा है। 6,376 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र भी जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरी में बार बार आवेदन करने से युवाओं को बचाने के लिए भी सिंगल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने चालू वर्ष में ग्रुप C के 13,275 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा ग्रुप C और ग्रुप D के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने राज्य के विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए 277 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। साथ ही हरियाणा SSC ने 7,862 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। SBI और ICICI बैंकों में मिनिमम बैलेंस लिमिट से जुड़े जरूरी नियम। सेविंग अकाउंट को चालू रखने के लिए आपके अकाउंट में कुछ न कुछ बैलेंस होना आवश्यक है। इसी राशि को आमतौर पर न्यूनतम राशि भी कहा जाता है। इस सीमा से अगर नीचे अकाउंट बैलेंस हो जाने पर बैंक की तरफ से पेनल्टी भी लगाई जाती है। आज की इस खबर में हम आपको 4 बड़े बैंकों की न्यूनतम शेष राशि के बारे में जानकारी देंगे। आपका भी अगर इन बैंकों में खाता है तो आप सतर्क हो जाएं कि आपको कम से कम कितना बैलेंस खातों में रखना होगा। बात करें सबसे बड़े बैंक यानी SBI बैंक की, तो बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूनतम बैलेंस की समय सीमा मार्च 2020 में समाप्त कर दी है। यानी इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें दूसरे बड़े बैंक यानी PNB बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक में मेट्रो और शहरी क्षेत्र के ग्राहकों को औसतन न्यूनतम बैलेंस 2,000 रूपए रखना होता है। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए यह 1,000 रूपए और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे में 500 रूपए निर्धारित की गई है। वहीं बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक के शहरी खाता धारकों को अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम 10,000 रूपए का औसत बैलेंस रखना जरूरी है। वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5,000 और 2,500 रूपए निर्धारित की गई है। वहीं बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में मेट्रो और शहरी क्षेत्र के ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस 10,000 रूपए और अर्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को कम से कम अपने खाते में 5,000 रूपए और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को कम से कम अपने खाते में 2,000 रूपए का न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। एकदम से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने के साथ साथ आसमान में बादलवाई की वजह से सरसों की पछेती फसल में धोलिया यानी जलेबिया रोग की जकड़न बढ़ने लगी है। पारा ज्यादा होने की वजह से पछेती सरसों की फसल में फलियों की जगह एक सफेद ठूंठ सा बन गया है। पौधों पर लगे फूल भी खराब होकर उसका ठूंठ बनने लगा है। लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से सरसों की फसल में उक्त रोग लगातार अपने पैर पसारने लगा है। अगर रोग बढ़ने की गति यही रही तो किसान को अपनी सरसों की फसल से हाथ धोने पड़ सकते हैं। फसलें खत्म होता देख किसानों की चिंता भी बढ़नी लाजमी है। ज्यादा पारा होने की वजह से फसलों में सिंचाई की भी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। इस तरह के पौधे होने से सरसों की औसतन पैदावार घटना लाजमी है। पारा एकदम बढ़ने का नुकसान सरसों ही नहीं साथ ही गेहूं की फसल पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से पौधे को फुटाव या फुलाव का मौका नहीं मिलता। गर्मी से पौधे में जल्दी ही बालें आने लगती हैं, साथ ही बालियों में दाना बनने लगता है, पर वह दाना ज्यादा गर्मी की वजह से सही ढंग से नहीं फूलता। गेहूं कम समय में तैयार हो जाता है। ऐसे में गेहूं की फसल को ज्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। बायोगैस प्लांट के लिए दिया जा रहा है अनुदान। प्लांट लगवाने के लिए यहाँ करना होगा आवेदन। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस एनर्जी प्रोग्राम के तहत जिला में 10 यानी 8 सामान्य वर्ग तो 2 अनुसूचित जाति के लिए बायोगैस प्लांट पर अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि इच्छुक किसान को बायोगैस प्लांट लगवाने के लिए www.biogas.mnre.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुदान योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के लिए छोटे बायोगैस प्लांट भी लगवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 1 घन मीटर क्षमता वाले प्लांट लगाने पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को 17,000 रूपए व सामान्य वर्ग को 9,500 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि 2 घन से लेकर 4 घन मीटर क्षमता वाले प्लांट लगवाने पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को 22,000 रूपए व सामान्य वर्ग को 14,350 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। के 10 में से 7 शहरों में गिरावट। ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन और टोटल गैस 5% टूटे। सेंसेक्स 18 अंक गिरकर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 18 अंक गिरकर 60,672 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी 17 अंकों की गिरावट रही। यह 17,826 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन मार्केट में गिरावट सामने आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट देखी गई तो वहीं 13 में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट देखने को मिली है। शेयरों में लगातार गिरावट के चलते अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर
गिरकर $100 बिलियन से भी नीचे पहुंच गया है। अडानी को बीते 24 घंटे में $2.9 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। अब वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,384 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,770 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 82 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।